अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो अब तो डेट भी आ चुकी है हमारे नेक्स्ट टेस्ट की, दैट इज़ इन द एंड ऑफ नवंबर दिस टेस्ट ऑफ विल बी कंडक्टेड। तो हम अब तैयारी अपनी स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से फ्रॉम चैप्टर 8। चैप्टर 6 तक मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और चैप्टर 7 जो है वो मैंने स्किप करवाया है क्योंकि उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था इन द लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री। आप वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। अब चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ वर्क। वर्क जो काम हम अपनी डेली रूटीन्स में कर रहे होते हैं, कुकिंग, बेकिंग और खाना पीना वगैरह ये सब कुछ, ये वर्क जो है फिज़िक्स के वर्क से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर वर्क की डेफिनेशन जो बताई जा रही है, हियर इट इज़ रिटन, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी यहाँ पर जो वर्क है वो ये बता रहा है कि जब किसी चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर हम फोर्स लगाएं, फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स लगाने के बाद किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करें, तो उसे हम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो चीज़ मूव करे, उसे हम वर्क कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ डायग्राम को देखें, यहाँ पर डायग्राम को देखें कि इस पर फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, और ये फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो फिर ये एक तरह का वर्क हुआ। ठीक है, कभी कभार जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं ना, बॉडी उसी तरफ मूव कर रही होती है और बगैर किसी एंगल को बनाए वो बॉडी उसी तरफ मूव कर रही होती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि फोर्स हम एक जगह लगा रहे होते हैं लेकिन बॉडी मूव किसी दूसरी जगह कर रही होती है। जैसे इसमें देखें इस डायग्राम में कि ये जो है इंसान, जो भी है भाई साहब, ये अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इस बॉक्स पर, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना वो फॉरवर्ड की तरफ हो रहा है, लेकिन फोर्स इस तरीके से लग रही है। दैट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसके साथ ये जो अप्लाइड फोर्स है वो कोई ना कोई एंगल बना रही है। ठीक है, तो जब इस तरीके की फोर्सेस अप्लाई हो रही हो तो फिर एक और तरह का फॉर्मूला हमारे सामने आता है, दैट इज़ W इज इक्वल्स टू FD कोस थीटा। हियर इट इज़ रिटन। कोस थीटा जो है वो उस एंगल को शो कर रहा है जो एंगल फोर्स और डिस्टेंस के बीच में बन रही है। ओके, यहाँ से हम यूनिट को भी ड्राइव कर सकते हैं। फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन एंड डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, दैट इज़ 1 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है एक्चुअली इट इज़ जूल। और भी काफ़ी सारे यूनिट है, जैसे फुट है, पाउंड है, अर्ज है, दीज आर ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क। फुट एंड पाउंड अलग नहीं है, इसमें लिखा गया है, लेकिन फुट पाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्क का यूनिट बन जाता है और उसे हम अर्ज भी कहते हैं। ठीक है, हेयर इट इज़ वर्क एग्जाम्पल 1। यहाँ पर ना आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है जहाँ से हमें वर्क फाइंड आउट करना है। फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली एट अ शॉपिंग मॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आप देखिएगा। फोर्स जो गिवन है इट इज़ इक्वल्स टू 50 न्यूटन, और जो डिस्टेंस गिवन है मैं इसको D से शो कर रही हूँ, इट वाज 200 मीटर। यूनिट में यहाँ पर नहीं लिख रही, न्यूटन और मीटर में नहीं लिख रही। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वर्क का फॉर्मूला है FD कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर जो एंगल गिवन थी इट वाज 0 पे कोस 1 के इक्वल आता है, दैट्स वाई वी आर नॉट पुटिंग कोस थीटा अगैन। ठीक है, इसको शॉर्टर टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, फोर्स की वैल्यू है 50 एंड डिस्टेंस की वैल्यू है 200, 5 टू द 10 एंड इन 3 0 को हम दोबारा रख लेंगे। सो इट इज़ 10,000। हमने वर्क फाइंड आउट किया है, वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, तो हम इसको 10,000 जूल लिखेंगे। यस, हियर इट इज़, यू कैन सी 10,000 जूल। ओके, इट्स ऑल अबाउट वर्क। तो वर्क में आपको क्या चीज़ें देखनी है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, यूनिट्स क्लियर होने चाहिए, फार्मूला, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम एनर्जी की तरफ आते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या है, जूल है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। एनर्जी जो होती है वो दो तरह की होती है, यानी वैसे तो काफ़ी सारे इसके टाइप्स हैं, लेकिन जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन बता रही है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो, तो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसको भी हम जूल में ही
कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन वर्क की बताई गई है, दैट इज़ वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टेटेड वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको किसी स्टेटेड वेलोसिटी में लाने के लिए जो उस पर वर्क डन किया जा रहा है उसे भी हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। आप इसके फॉर्मूला को भी याद कर लीजिए, 1/2 mv²। ये फॉर्मूला जो है वो हमें बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वन इज़ मास, अनदर इज़ वेलोसिटी, और दोनों से डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर मास डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, अगर मास को हाफ कर दोगे काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, क्योंकि v² है ना, तो डबल करोगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद वर्कड एग्जाम्पल पर आते हैं। A ball of mass 400 gram strikes the wall of velocity 4 meter per second. How much is kinetic energy of the ball at the time it strikes the wall? यानी यहाँ पर हमारे पास mass and velocity given है। Let's solve this question. मास was 400, अगर आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वो किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स इट विल बी 0.4। ठीक है, 0.4 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो ग्राम्स में गिवन थी वैल्यू। और उसके बाद जो वेलोसिटी गिवन थी इट वाज 4 आई थिंक। लेट्स चेक अगेन, यस इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, मास जो है वो 0.4 किलोग्राम बन गया। अब हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इट वाज हाफ ऑफ द mv²। ओके, हाफ, मास इज़ 0.4 एंड वेलोसिटी इज़ 4, एंड 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16। अगेन पुटिंग मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 16। यहाँ पर मैंने गड़बड़ी कर दी, 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम्स। ओके, मैं इसको दोबारा ऊपर लिख रही हूँ। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है दैट इज़ 8 मल्टीप्लाई बाय 0.4, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 0.4। जब हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3.2 जॉल। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोटेंशियल एनर्जी। This is the energy that a body possesses by virtue of its position, shape or state of a system। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फिर जो उसके पास जो एनर्जी ऑब्टेन हुई हुई है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स गिवन है, जैसे अ बॉडी रेज टू अ हाइट अबव द ग्राउंड हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्राउंड पर बॉडी, ग्राउंड से किसी हाइट पर उसको रेज किया गया है उसके पास होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के पास जो एनर्जी होती है इट हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, और फिर कुछ और भी एनर्जी के टाइप्स गिवन है, जैसे प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड हुई हुई एनर्जी होती है दैट इज़ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बट किसी भी टाइप की एनर्जी हो यूनिट सेम रहेगा, दैट इज़ जूल। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन थी हमने वर्क के सेंस में भी बताई हुई थी, तो यहाँ पर भी एनर्जी पोटेंशियल भी बताई हुई है वर्क के सेंस में कि वर्क डन स्टोर्ड इन अ बॉडी इन लिफ्टिंग इट टू अ हाइट। किसी बॉडी को किसी हाइट पर पहुँचाने के लिए जो अब उसके अंदर वर्क डन हम कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है उस बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इक्वल टू mgh। m रिप्रेजेंट्स मास, g मीन्स ग्रेविटी एंड इट्स कांस्टेंट एंड h इज हाइट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आगे गिवन है, दैट इज a ball of mass 50 gram is raised to a height of 7 meter from the ground. Calculate its gravitational potential energy। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। मास इज़ 50 ग्राम। जब आप 50 को 1000 से डिवाइड करोगे इट विल गिव यू 0.05। ओके, एंड हाइट वाज 7 मीटर। अब जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू mgh
मास इज़ 0.05 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू होती है 10, वैसे 9.8 होती है, हम अपनी ईजीनेस के लिए 10 रख रहे हैं और एच की वैल्यू रख रहे हैं 7। ओके, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इट विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7, देन इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द 7 इज़ 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 जूल। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर। नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अबाउट बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो होती है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रही होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेट्स सपोज कि फ़ैन जो है वो अभी ऑफ है, तो उसके पास जो एनर्जी है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही फ़ैन मूव करना स्टार्ट करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती, वो पोटेंशियल एनर्जी दरअसल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स एनर्जी जो होती है वो अपनी जस्ट फॉर्म्स को चेंज करती है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है एनर्जी की, जैसे फॉसिल फ्यूल एनर्जी है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, इसमें आपको याद रखना है कि ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी आती कहाँ से है। ये जो प्लांट्स डिके हो जाते हैं, एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं और ज़मीन में चले जाते हैं, फिर ये जो इनके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, गैसेस में, तो इनके पास जो एनर्जी होती है ना दैट इज़ फॉसिल फ्यूल एनर्जी। और ये जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी होती है इनके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हुई हुई होती है। अब इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी में भी और हीट एनर्जी में। कैसे? जब इन फॉसिल्स को बर्न करते हैं तो इनकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, एज अ रिज़ल्ट लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। अनदर एनर्जी इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, यस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हाइड्रो पावर से जनरेट होती है, यानी वाटर का जो पावर है उससे जनरेट की जाती है। जब फ्लोइंग वाटर को फ्लो करवाया जाता, फ्लोइंग वाटर से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। राइट, अब आते हैं सोलर एनर्जी पर। सोलर एनर्जी सन से मिलने वाली एनर्जी है एंड दिस इज़ द मोस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू आउट पाकिस्तान। अच्छा, इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमारे पास वेल नोन एग्जांपल सोलर के पैनल्स हैं, सोलर के सेल्स हैं, जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी के अंदर। और ये जो सोलर हीटर्स होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं सोलर की एनर्जी को इनटू द हीट एनर्जी। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज़ होती है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाता है, ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो वो स्टेबल होने के लिए बहुत सारी हीट को रिलीज़ कर रहा होता है, रेडिएशंस रिलीज़ कर रहा होता है। तो कभी उनके अंदर फिजन हो रहे होते हैं रिएक्शंस, तो कभी फ्यूजन रिएक्शंस हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और वो जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज हो सकती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली जितनी भी एनर्जीज हम पढ़ेंगे उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। नाउ जियो थर्मल एनर्जी, वर्ड से पता चल रहा है कि ये वो एनर्जी है जो कि ज़मीन से हमें मिल रही है। जियो मीन्स अर्थ, अर्थ से मिलने वाली, थर्मल यानी हीट एनर्जी, अर्थ से मिलने वाली हीट एनर्जी है ये। लेकिन अर्थ में हीट एनर्जी आती कहाँ से है? तो अर्थ के अंदर ना मोल्टन मास होता है, मोल्टन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैग्मा। बहुत ज़्यादा हीटेड होता है ये पार्ट। इवन कि वाटर इसके जब करीब जाता है ना, जब वाटर इसके क्लोज जाता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से इट चेंज टू स्टीम, स्टीम में चेंज हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ तक कंडक्ट हो जाती है और उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। नाउ वी हैव विंड एनर्जी, जो हवा के ज़ोर से, हवा के पावर की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज़ विंड एनर्जी। और विंड एनर्जी को विंड मिल्स में यूज़ किया जाता है। विंड मिल्स में टरबाइंस, ये देखें टरबाइंस लगे हुए होते हैं, विंड के पावर से ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फैन लाइक लगे हुए ना, ये मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो मैकेनिकल एनर्जी बाद में कन्वर्ट कर दी जाती है इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। एप्लीकेशंस को स्किप कर दें, बायोमास एनर्जी पर आ जाए। बायोमास हम कहते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि प्लांट से या एनिमल से मिल रहा हो। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो सन की एनर्जी और वेस्टेज, शुगर कैन, ये सारी एनर्जीज जो स्टोर्ड हुई हुई होती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, उन्हें हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद टाइडल एनर्जी, अच्छा बायोमास एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू गैस। इस बायोमास को ना गैस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो गैस बायोमास से बनती है उसे हम कहते हैं बायोगैस। ओके, हेयर इट इज़ बायोगैस। और जो बायोमास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उस लिक्विड को हम कहेंगे बायोफ्यूल्स, जैसे इथेनॉल है, एट्सेट्रा। उसके बाद आती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो होती है ये एक तरह से हाइड्रो पावर ही है। ये भी एनर्जी, इस एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। जो पानी के अंदर टाइड्स प्रोड्यूस होती है ना ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, तो उनकी कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। उन टाइड्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज़ टाइडल एनर्जी। ओके, अब जो है कुछ सोर्सेज हैं एनर्जी की। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो कि अगैन एंड अगैन यूज़ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा यूज़ कर ली तो ख़त्म हो जाएंगी। इनको अगैन एंड अगैन हम यूज़ कर सकते हैं और इनके ख़त्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जिसकी एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ऑल आर दीज आर रीन्यूएबल सोर्सेज। जबकि नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज में वो सोर्सेज आ रही हैं जो कि लिमिटेड हैं, यानी एक दफ़ा फिनिश हो गई, यूज़ होके फिनिश हो गई तो अब दोबारा से उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोल एनर्जी है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज हैं, दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इनसे MCQs बन सकते हैं। नाउ एफिशिएंसी पर आते हैं। एफिशिएंसी रेशो होता है आउटपुट टू इनपुट का। अब ये आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है? देखिए, आउटपुट यानी जो एनर्जी आप एक किसी वर्क को करने के लिए लगा रहे हो उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर को जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप उसको इनपुट दे रहे हो, ठीक है। और जब ये मशीन वर्क करके आपको काम करके दे रही है तो वो आपको समझे कि आउटपुट दे रही है, और इस आउटपुट का इनपुट के साथ जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। और मल्टीप्लाई कर दे 100 में तो परसेंट में आ जाती है एफिशिएंसी। ओके, नाउ वी हैव पावर। पावर रेट को शो कर रहा है, स्पीड को शो कर रहा है कि एक काम जो है आप स्पीडली कर लेते हो। लेट सपोज के यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि ना वही डिस्टेंस जो कि आप 5 सेकंड में तय कर रहे हो रनिंग के थ्रू, कोई और है जो कि 20 सेकंड में उसको तय कर रहा है बिकॉज ऑफ वॉकिंग। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, टाइमिंग डिफरेंट है। अब स्पीड का फ़र्क है कि आप जो है वो रनिंग करके यानी स्पीडली एक काम कर रहे हो और कोई और उसी काम को स्लोली कर रहा है, यानी दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? काम वही है, वर्क वही है, लेकिन टाइम का डिफरेंस है, स्पीड का डिफरेंस है। तो पावर होता क्या है? पावर इज़ द रेट ऑफ द वर्क, वो स्पीड जिससे आप कोई काम कर रहे हो उससे हम कह रहे हैं पावर। सो हेयर इट इज, इट्स डेफिनेशन इज देयर कि पावर इज द वर्क डन पर टाइम टेकन, W/T, कि कितने टाइम में आप एक काम कर रहे हो उसे हम कहेंगे पावर। जितनी जल्दी एक काम कर रहे हो दैट मीन्स कि आपके पास ज़्यादा पावर है उस काम को करने की। ठीक है, पावर की जो पावर का जो यूनिट है दैट इज़ वॉट, जिसको हम जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं क्योंकि वर्क का यूनिट होता है जूल और अपॉन में टाइम आ रहा है तो सेकंड, जूल पर सेकंड, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट। ओके, और जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल पावर भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट में एक एग्जाम्पल इसकी सॉल्व हुई हुई है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ़ द मशीन परफॉर्म्स 900 जूल्स ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स। 900 जूल ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स। तो आप यहाँ पर W/T लगाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू पावर। वर्क was 900 joule and time was I think 30। ओ सॉरी 30 नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि 30 तो हमारे पास मिनट्स है ना, हम इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट विल बी 1800। अब ये हमारे पास टाइम आ गया। अब W/T का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू पावर। वर्क वॉज 900 जूल, टाइम इज़ 1800, कैंसिल हो गए ज़ीरो, एंड इट इज़ 1/2, इट मीन्स 0.5, 0.5 watt। yes, here it is। okay,
अब इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इफ़ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मीटर, फोर्स जो है वो 6 न्यूटन गिवन है और डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला ही यही होता है F मल्टीप्लाई बाई डी। फोर्स जो है वो 6 है, मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 से, 6 टू द 12, सो इट विल बी 12 जूल। If a body of mass 1 kg is moving with velocity of 1 meter per second, then kinetic energy of the body। देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन सी गिवन नहीं है, वैसे इसका आंसर 1/2 आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द mv²। ठीक है, दोनों चीज़ें 1 गिवन है, यानी मास भी 1 है, वेलोसिटी भी 1 है, तो ओवरऑल आंसर भी 1 आएगा। ये जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी 1/2 ही आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ही गिवन नहीं है। So let's solve MCQs number 3. If a machine performs 20 joules of work in 10 seconds, then its power is 20 joules of work है। फॉर्मूला क्या होता है पावर को फाइंड आउट करने का? W/T। तो 20 जूल को हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, दैट इज 10 सेकेंड, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2 वाट, यानी ऑप्शन सी। फोर्थ MCQs इज if a body of mass 1 kg is lifted through a height of 1 meter, the energy possessed in the body। देखिए एक बॉडी को लिफ्ट किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg/h। मास इज 1 kg एंड हाइट इज ऑल्सो 1 एंड g हैज़ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज 10। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 10, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 5 इज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फिजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। फिजन फ्यूजन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। विच वन इज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एंड विंड। रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड। आउटपुट का इनपुट के साथ जो रेशो है उससे हम कहते हैं एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। कोल, गैस एंड ऑयल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल्स आ गई? फॉसिल फ्यूल एनर्जी की एग्जाम्पल आ गई। डैश इज नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो रीन्यूएबल कोल इज नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो हेयर दिस एंड्स, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इस मेथड से चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इट विल सेव आवर टाइम मेकिंग नोट्स। आप भी हाईलाइट करते जाएं बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट और हमें 8 सब्जेक्ट्स तकरीबन क्लियर करने हैं। ऑल द बेस्ट।